पेड़ पर जादुई लहंगे का घर। बहुत समय पहले की बात है, जब एक बसंत कुंज नामक गांव में शीतल नाम की छोटी सी लड़की अपनी माँ और पिता के साथ छोटे से घर में रह रही थी। शीतल के पिता का नाम हरीश था और उसकी माँ का नाम कुंती। हरीश के पास कुछ भी नहीं था। वो गांव में कर्ज पर जमीन लेता था और उसी पर खेती किया करता था। फसल की पैदावार होने के बाद उसे बाजार में जाकर बेच दिया करता था। उसी से जो भी पैसे मिलते वो उस खेत की जमीन का पैसा चुकाता और बचे हुए पैसों से अपने घर के खर्चे चलाता था। शीतल की माँ एक घरेलू महिला थी जो अपने पति के साथ खेती बाड़ी में उसका हाथ बटाती थी और घर के काम करती थी। शीतल केवल अभी 18 वर्ष की थी और वो पढ़ने के लिए गांव के एक सरकारी स्कूल में जाती थी। शीतल को मेकअप करने का बहुत शौक था। वो हमेशा अपनी माँ के मेकअप को अपने चेहरे पर लगाती थी। क्योंकि अभी शीतल छोटी थी, इसलिए उसके माता पिता उसे मेकअप करने के लिए बहुत डांटते थे। शीतल को पढ़ने लिखने का बिल्कुल शौक नहीं था। वो पूरा दिन घर में मेकअप करती या फिर खेलकूद और मस्ती करती थी। हरीश अपनी बेटी को बहुत पढ़ाना चाहता था ताकि जिस तरह उसने गरीबी में अपना जीवन बिताया है उस तरह दिन उसकी बेटी को ना देखना पड़े। इसलिए वो उसे पढ़ने के लिए हमेशा समझाता रहता था। वो चाहता था कि उसकी बेटी पढ़ लिख कर एक कलेक्टर बन जाए और उसका नाम रोशन करे। क्योंकि गांव बहुत छोटा था, इसलिए वहाँ पर सारी सुविधाएं नहीं थी। गांव में एक छोटा सा सरकारी स्कूल था जो सिर्फ 5वीं कक्षा तक था और शीतल अभी 5वीं कक्षा में थी। आगे पढ़ने के लिए शीतल को शहर के एक प्राइवेट स्कूल में भेजना था। इसलिए शीतल के माता पिता जी जान मेहनत करते और पैसा इकट्ठा कर रहे थे, परंतु शीतल को उनकी मेहनत का जरा भी अंदाजा नहीं था। हरीश और उसकी पत्नी दोनों सुबह जल्दी उठते थे। हरीश खेतों पर काम करने चला जाता था और शीतल की माँ घर के काम खत्म करती थी और नाश्ता तैयार करके शीतल को स्कूल भेजती थी। शीतल बेटा उठ जाओ, देखो तुम्हारे स्कूल जाने का समय हो रहा है। अगर तुम अभी नहीं उठी तो तुम्हें स्कूल जाने में देरी हो जाएगी और फिर तुम्हें टीचर दंड देगी। इतना कहकर कुंती वहाँ से अपने बाकी काम करने के लिए बाहर चली जाती है, परंतु शीतल बहुत गहरी नींद में थी, इसलिए वो अपनी माँ की आवाज नहीं सुन पाती। और अब 8 बज जाते हैं और शीतल को स्कूल के लिए देर हो जाती है। अपनी बेटी को नाश्ते के टेबल पर ना आता हुआ देखकर कुंती वापस उसके कमरे में जाती है। वो देखती है कि शीतल अभी तक सो रही है। तभी कुंती गुस्से में शीतल पर चिल्लाती है, शीतल तुम्हें समझ नहीं आ रहा है क्या? देखो 8 बज गए हैं और अब तुम स्कूल के लिए लेट हो गई हो। अगर अब तुम जल्दी से खड़ी नहीं हुई तो मैं तुम्हारे स्कूल से नाम कटवा दूंगी और फिर तुम्हें घर पर चूल्हा चौका करना होगा। समझ आई बात? तुम्हें ये नहीं पता तुम्हारे पिताजी दिन रात मेहनत करते हैं और एक एक पैसे इकट्ठा करते हैं, परंतु तुम एक आलसी लड़की की तरह बिस्तर पर पड़ी रहती हो। ओ माँ, कितनी बार आपसे कहा है सुबह सुबह मुझे लेक्चर मत दिया करो। पूरा दिन आप बस मुझे सुनाती रहती हो। अगर आप लोग मुझे स्कूल में नहीं पढ़ा सकते हो तो ठीक है, मुझे स्कूल नहीं जाना है। आप कटवा दीजिए मेरा नाम। आप कटवा दीजिए मेरा नाम स्कूल से। मैं घर में चूल्हा चौका कर लूंगी और पिताजी के साथ खेतों में उनकी मदद भी कर दूंगी। वैसे भी कौन सा ये बड़ा काम है, आप दोनों बस मुझे पूरा दिन सुनाते रहते हो। देख रही हूँ जैसे जैसे तुम बड़ी होती जा रही हो तुम्हारी जुबान कुछ ज्यादा ही चलने लगी है। अब बस मैंने सोच लिया है, आज से तुम स्कूल नहीं जाओगी, केवल घर के काम करोगी, तब तुम्हें पता चलेगा। सुबह उठकर तुम्हें पिताजी और मेरे लिए खाना बनाना होगा, वो भी समय पर, और घर में झाड़ू पोछा करना होगा और सबके कपड़े धोने होंगे और उसके बाद दिन के लिए खाना बनाना होगा और शाम को सफाई करनी होगी और उसके बाद रात का खाना बनाना। समझ गई? अगर कुछ भी गलती हुई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। शीतल यही चाहती थी कि उसे स्कूल ना जाना पड़े और अब वो बहुत खुश थी कि अब उसे स्कूल नहीं जाना होगा। शीतल मन से पूरे दिन घर के काम करती, सबके लिए नाश्ता बनाती, घर में झाड़ू पोछा करती और कपड़े धोती।
क्योंकि शीतल ने कभी घर के काम नहीं किए थे, इसलिए उसे अभी काम करने में थोड़ी कठिनाई हो रही थी, परंतु फिर भी वो मन से ये सारे काम कर रही थी। ऐसे ही कुछ दिन बीत रहे थे। एक दिन हरीश अपनी पत्नी से बातें करता है। अरे भाग्यवान, तुम जानती हो इस बार फसल का बहुत नुकसान हो गया है, जिस वजह से बाजार में बेचने लायक फसल सब्जी बची ही नहीं। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं जमीन का किराया कैसे दूंगा। जो भी मेरे पास बचे कुछ पैसे थे वो सब तो मैंने फसल में लगा दिए, और अब देखो सारे पैसे खत्म हो गए हैं। घर का राशन भी कुछ ही बचा है। अब हम अपने आगे के दिन कैसे निकालेंगे? मैं तो इस चिंता में परेशान हो गया हूँ। आप ऐसा क्यों कह रही हैं शीतल के पापा? लगता है आप भूल गई हैं। मेरे पास कुछ गहने रखे हुए हैं जो आपकी माँ ने मुझे शादी पर दिए थे। क्यों ना उन गहनों को बेचकर हम एक बिजनेस स्टार्ट कर दें? नहीं नहीं कुंती, हम ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। तुम जानती हो ना, हमें कभी गहने नहीं बेचने चाहिए, और वो गहने तो हमारे पुरखों की दी हुई निशानी है। हमें कुछ और सोचना चाहिए। अपने माता पिता की ये सारी बातें दूर खड़ी शीतल भी सुन रही होती है। तभी वो अपने पिता से कहती है, पिताजी क्या हो गए इस बार हमारी फसल को? मैं भी देखना चाहती हूँ। आप मुझे खेत पर ले चलिए। मैंने आज तक हमारे खेत नहीं देखे हैं। क्यों ना मैं भी कल आपके साथ खेत पर चलूं? अरे बेटी, ये तुम क्या कह रही हो? खेत हम सब देख लेंगे। तुम्हें अपनी पढ़ाई पर ध्यान देना चाहिए। तुम ये सब छोड़ दो। और आज तुम स्कूल क्यों नहीं गई हो? तुम्हारे स्कूल की छुट्टी है क्या? नहीं पिताजी, मेरी स्कूल की छुट्टी नहीं है। वो दरअसल बात यह है कि मेरा पढ़ाई लिखाई में बिल्कुल भी मन नहीं लगता है, इसलिए मैं सोच रही हूँ कि क्यों न स्कूल छोड़ दूँ। वैसे भी आप लोगों के पास पैसे नहीं हैं, इसलिए अब मैं आप लोगों के साथ काम में हाथ बटाऊंगी। अपनी बेटी के मुंह से ये बात सुनकर हरीश को बहुत बुरा लगता है, लेकिन हरीश अपनी बेटी को अपने हुए नुकसान के बारे में बताना चाहता था, इसलिए वो अपनी बेटी को खेतों पर ले जाता है। वहाँ पर फसल को बर्बाद होता हुआ देखकर शीतल को बहुत बुरा लगता है। पिताजी, ये हमारा खेत है। ये फसल तो बहुत खराब हो गई है। लगता है आपने सही कीटनाशक दवाइयाँ और खाद इन फसल को नहीं दी है, इस वजह से ये फसल खराब हुई है। मैंने स्कूल में पढ़ा है कि हमें फसलों को उनके अनुसार खाद प्रदान करनी चाहिए और कीड़ों से बचने के लिए उसमें कीटनाशक दवाइयाँ भी डालनी चाहिए। हाँ बेटी, ये सब मैं जानता हूँ। तुम शायद ये नहीं जानती हो कि मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ। मुझे इन सब की जानकारी नहीं है, इसलिए मैं तुम्हें पढ़ाना लिखाना चाहता हूँ ताकि भविष्य में तुम मेरी मदद कर सको और शहर जाकर अच्छी खाद और दवाइयाँ ला सको। इसलिए बेटी, मैं कहता हूँ जीवन में पढ़ाई लिखाई बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। अपने पिता का उदास चेहरा देखकर और खेतों पर हुआ फसल का नुकसान देखकर शीतल को अपने ऊपर गुस्सा आता है और वो ये सारे हालात समझकर अपने घर जाकर अपनी माँ के द्वारा कही गई बातों पर अफसोस करती है और अब वो ठान लेती है कि अब वो जी जान से पढ़ाई करेगी। शीतल अगले ही दिन से स्कूल जाने लगती है और मन से पढ़ाई करती है। शीतल का वो साल पूरा हो जाता है। शीतल अपनी कक्षा में प्रथम आती है, इसलिए उसे स्कूल की तरफ से एक प्राइवेट स्कूल में मुफ्त में भेजा जाता है, जहां पर वो अपनी आगे की शिक्षा ले सकती थी। अब शीतल शहर के प्राइवेट स्कूल में पढ़ने लगती है, जो कि उसके लिए फ्री था। शीतल सुबह उठकर स्कूल जाती और स्कूल से आने के बाद पढ़ाई करती और अपने माता पिता के साथ अपनी बातें करती, और इस तरह शीतल का दिनचर्या खत्म हो जाता था। अब शीतल की स्कूल की पढ़ाई खत्म हो जाती है और वो आगे पढ़ने के लिए हॉस्टल जाती है और वो त्योहारों पर घर आती है। अपनी बेटी को यूं मन लगाकर पढ़ता हुआ देखकर हरीश और कुंती दोनों को बहुत अच्छा लगता है और वो भी दोनों मेहनत करके पैसे इकट्ठा करके सारा पैसा अपनी बेटी की शिक्षा में लगाते हैं। अब इस साल शीतल की पढ़ाई का आखिरी साल था, परंतु फसल की पैदावार न होने की वजह से शीतल के माता पिता उसकी पढ़ाई की फीस नहीं भर पाते हैं। शीतल अभी हॉस्टल में थी और वो अपने माता पिता को खत भेजती है और उनसे पैसे मांगती है। खत पढ़कर हरीश को बहुत बुरा लगता है। अरे देखो भाग्यवान, हमारी बेटी ने हॉस्टल से हमें ये खत भिजवाया है और पैसों की मांग की है। अब तुम बताओ मैं पैसे कैसे भेजूं?
अगर हमने उसे पैसे नहीं भेजे तो उसका ये साल बर्बाद हो जाएगा और उसकी शिक्षा अधूरी रह जाएगी। हमें कुछ करना होगा। मुझे लगता है अब वो समय आ गया है जब हमें तुम्हारे गहने बेचने होंगे। ठीक है जी, हम अपनी बेटी की शिक्षा के लिए वो गहने बेच देते हैं। मैं ले आती हूँ। आप बाजार जाकर मुंशी जी को बेच देना और पैसे ले आना और शीतल बिटिया को भेज देना। देख रही हो भाग्यवान, मैंने कितनी लगन मेहनत से एक एक पैसा जोड़ा था और तुम्हारे लिए गहने बनवाए थे, परंतु आज उन्हें बेचना पड़ रहा है। मुझे बहुत बुरा लग रहा है। हरीश अपनी पत्नी के गहने नहीं बेचना चाहता था, परंतु वो अपनी बेटी की शिक्षा को भी नहीं रोकना चाहता था। हरीश वो गहने ले जाकर बाजार की तरफ जाता है। हरीश बहुत दुखी था। हरीश को दुखी जाता हुआ आसमान से एक परी देखती है। हरीश अपने मन में बहुत ज्यादा दुख लेकर जा रहा था। तभी परी उसके सामने प्रकट होती है। हरीश, मैं तुम्हारी पूरी कहानी जानती हूँ और मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। तुम्हें अब अपनी पत्नी के ये गहने नहीं बेचने होंगे। तुम ये गहने घर ले जाओ। इन गहनों को तो मैं भी नहीं बेचना चाहता हूँ, परंतु क्या करूँ, मैं बहुत लाचार हूँ। मुझे अपनी बेटी की पढ़ाई पूरी करवानी है, जिसके लिए कुछ पैसों की आवश्यकता होगी। तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो हरीश, मैं सब जानती हूँ। तुम घर जाओ, तुम्हें सब समझ आ जाएगा। तुम्हें जितना पैसा चाहिए होगा तुम्हें घर पर मिल जाएगा। हरीश परी की बातों को सुनकर वापस अपने घर लौट जाता है। घर जाकर वो देखता है कि उसने जो एक पेड़ उगाया था, उस पेड़ के ऊपर एक बहुत ही सुंदर सा लहंगे का घर बना हुआ है। वो लहंगे का घर बहुत ज्यादा चमक रहा होता है। ये सब देखकर हरीश अपनी पत्नी को घर से बाहर लाता है और दोनों वो लहंगे का घर देखकर हैरान हो जाते हैं। तभी हरीश वो सारी कहानी जो परी ने कही थी वो अपनी पत्नी को सुनाता है। अरे वाह वाह, ये तो बहुत ही अच्छा घर है। मैंने लहंगे के घर के बारे में सुना है। इस लहंगे के घर में बहुत सारा सोना चांदी और पैसा होगा और मैं जानती हूँ परी हमारी मदद करना चाहती थी, इसलिए उसने हमें ये घर दिया है। हमें उसे धन्यवाद करना चाहिए। हरीश और उसकी पत्नी मिलकर परी को धन्यवाद देते हैं और हरीश उस लहंगे के घर में से पैसे निकाल लेता है और अपनी बेटी की पढ़ाई के लिए भेज देता है। एक साल बाद शीतल की पढ़ाई खत्म हो जाती है और अब शीतल हमेशा हमेशा के लिए अपने घर वापस आ जाती है। तभी वो देखती है कि उसके घर पर जो पुराना पेड़ लगा हुआ था, उस पर एक लहंगे का घर है जो बहुत ही खूबसूरत और चमकता हुआ था। शीतल को अपनी माँ से पता चल जाता है कि वो एक जादुई लहंगा है जिसने मुसीबत में उन लोगों की बहुत मदद की। शीतल भी परी को धन्यवाद करती है और वो लहंगे के घर से थोड़े पैसे लेकर अपने पिताजी के सर का सारा बोझ उतार देती है और गांव में जमीन खरीद लेती है। शीतल की पढ़ाई पूरी हो गई थी, इसलिए वो वैज्ञानिक तरीके से खेतों पर खेती करती है और बहुत अच्छी फसल पैदा करती है। फसल को बाजार में बेचकर हरीश को बहुत अच्छा मुनाफा हो जाता है और अब हरीश की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी हो जाती है। हरीश अपने लिए बड़ा सा घर बनवा लेता है और घर में सभी महत्वपूर्ण चीजें ले आता है। उसके बाद हरीश अपनी बेटी की शादी के लिए पैसे इकट्ठा करता है और अपनी बेटी की एक अच्छी जगह धूमधाम से शादी कर देता है।